नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल। आज हम लोग इनकम टैक्स में जो विवाद स्कीम आया है वो हम लोग उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। और हमारे साथ सीए संजय गोयल जी हैं जो पिछले 20 ईयर्स से सीए में प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। और ये जमशेदपुर, तो हम लोग के साथ ये काफ़ी सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं ऑडिट में, तो ये आपके लिए नया चेहरा नहीं है। हम लोग लेट अस स्टार्ट देन। संजय जी, ओवर टू यू। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। थैंक यू कौशल जी एंड वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हम लोग पहले भी कई बार इंटरेक्ट कर चुके हैं। ऑडिट वाले जो हम लोगों का सेशन था उसमें हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं रिलेटेड टू ऑडिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट से रिलेटेड बातों को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग इनकम टैक्स में जो विवाद से विश्वास नई स्कीम आई है उसके बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जैसा सभी को मालूम है कि यह एक नया स्कीम नहीं है। विवाद से विश्वास स्कीम पहले भी सरकार लेकर आ चुकी है और 2020 में वो स्कीम आया था, 2020 के पहले ही आया था। और उस समय जो स्कीम था वो काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव भी था और काफ़ी लोगों ने उसमें अपने केसेस को सेटल किया था। तो उसकी सफलता को देखते हुए गवर्नमेंट एक बार फिर से उसी तरह की विवाद स्कीम 2024 लेके इस बार आई है। परंतु उस स्कीम और इस स्कीम में काफ़ी डिफरेंसेस है। वो स्कीम जो था वो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव था, उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी था, उसमें कुछ ज़्यादा केसेस कवरेज किया गया था। लेकिन अब जो नए विवाद से विश्वास स्कीम आई है उस स्कीम में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस भी है और इसमें टैक्स को भी पेमेंट एक बार में कर देना है। पहले वाले स्कीम में टैक्स पेमेंट करने के लिए 3 इंस्टॉलमेंट दिया गया था। इस बार वैसे इंस्टॉलमेंट का कोई प्रावधान नहीं है और टोटल टैक्स जो है डिक्लेरेशन फाइल करने के बाद फॉर्म 2 इशू होने के 15 दिन के अंदर आपको जमा कर देना होगा। और 31 दिसंबर के पहले जमा करना से आपको 100% देना है, 31 दिसंबर के बाद जमा होगा तो वो और बढ़ जा रहा है। तो इसलिए एक थोड़ा सा बर्डन एसएससी के ऊपर इस बार रहेगा। यदि वो विवाद से विश्वास में जाते हैं और टैक्स अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है तो वन टाइम में जमा करना उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत दिक्कत होने लगेगी। अदरवाइज पहले वाले केसेस में जो 3 इंस्टॉलमेंट था उनके लिए इजी था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विवाद से विश्वास के में जा पाए थे। तो अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करने के लिए मैं अपना स्क्रीन को शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर मेरा ऑन हो गया है ना? हाँ हाँ। तो ये स्क्रीन सबको विजिबल है ना? हाँ हाँ। इसको और बड़ा करना है कि ठीक है ये? नहीं तो ये अभी तो मेल नजर आ रहा है। मेल नजर आ रहा है। हाँ। मेरे स्क्रीन में तो ये है। नहीं तो ये कैसे किए हो स्क्रीन शेयर? तो इसको पहले हम मेल को बंद कर देते हैं। एक बार फिर से शेयर के बटन में जाओ और फिर एडवांस ऑप्शन में जाना। शेयर स्क्रीन में जाए। हाँ, शेयर स्क्रीन में, उसके बाद एडवांस में। एक बार देखते हैं अब आया क्या? हाँ, कुछ ब्लू 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 टाइप का है। नहीं तो ये नहीं है। नहीं नहीं, शेयर स्क्रीन में जाके एडवांस ऑप्शन में जाओ। एक मिनट, शेयर स्क्रीन में शेयर स्क्रीन, एडवांस, हाँ ठीक है। एडवांस, उसके बाद एक पॉइंट करके कुछ लिखा होगा, देखना। स्लाइड एज वर्चुअल बैकग्राउंड। नहीं नहीं, वो नहीं, और उसके बगल में तीसरा पोर्शन ऑफ स्क्रीन। है। पोर्शन ऑफ स्क्रीन। हाँ, पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। ठीक है। डबल क्लिक करें इसको। बस अब नजर आ गया। आ गया ना अब? हाँ हाँ हाँ। अब इसको स्लाइड शो कर देते हैं ना? अब उसमें ना एक ग्रीन कलर का बॉर्डर नजर आ रहा होगा। हाँ हाँ। जो जितना पोर्शन दिखलाना चाहते हो तो उतना ग्रीन में लेके आओ। वो ग्रीन कर्सर से इधर ऐसे घसकेगा, वो मूव होगा वो। हाँ घसक गया है। हाँ, लेकिन वो नहीं घसका है, अभी तो आधा अधूरा आ रहा है, और घसकाओ। हम पहले वो कर लेते हैं इसको। स्क्रीन ये स्लाइड शो में ले आते हैं। हाँ, लिया। हाँ, ठीक है। अब ठीक है। फर्स्ट क्लास। पूरा आ रहा है नजर ना? हाँ हाँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस। तो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024। तो ये डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम जो है दैट इज द सेटलमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी टैक्स में डिस्प्यूट्स है या जो भी लिटिगेशन चल रही है, इसका कट ऑफ डेट 22 जुलाई का दिया गया है। कि 22 जुलाई जिस दिन बजट पेश किया गया था उस दिन यदि किसी का कोई भी केस पेंडिंग है, लिटिगेशन में है, कहीं भी किसी भी अपीलेट फोरम में अपील में पेंडिंग है, तो वही सब केसेस को सेटल करने के लिए सरकार ने ये स्कीम को लेकर आया है। इस स्कीम के तहत ऐसा है कि केवल आपको टैक्स का अमाउंट पेमेंट करना है। उसमें जो भी इंटरेस्ट या पेनल्टी है तो वो माफ हो जाएगा और प्रोसिक्यूशन भी आपको नहीं लगेगा। तो इस तरह से इस स्कीम को डिजाइन किया गया, लेकिन उसमें बहुत सारे के कंडीशंस वगैरह भी हैं। कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, डिस्प्यूटेड टैक्स का मतलब क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। किस तरह के अपील के केस इसमें जा सकते हैं, इस तरह के इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब सभी चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा इसके लिए। तो डायरेक्ट विश्वास इसका विश्वास प्रोवाइड फॉर लेसर सेटलमेंट एंड अमाउंट फॉर अ न्यू अपीलेंट एंड इन कंपेरिजन टू एन ओल्ड अपीलेंट।
यहाँ एक कॉन्सेप्ट न्यू अपीलेंट एंड ओल्ड अपीलेंट का भी है। न्यू अपीलेंट वो वे जिन्होंने अपना अपील 31 जनवरी 2020 के बाद फाइल किया है। तो उसके बाद जो अपील फाइल हुए हैं वो फाइल, यदि वो लोग सेटलमेंट में जा रहे हैं तो वो न्यू अपीलेंट कहलाएंगे। और जिनका अपील या लिटिगेशन उसके पहले से चल रहा है, 31 जनवरी 2020 के पहले से चल रहा है, तो उस तरह के लिटिगेशन में चूंकि वो पुराने विवाद से विश्वास स्कीम में नहीं गए थे, तो ये नए स्कीम में जाने के लिए उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। उनके लिए 110% टैक्स देने का प्रावधान है 31 दिसंबर तक, और 31 दिसंबर के बाद और ज्यादा टैक्स देने का प्रावधान है, जबकि न्यू एप्लीकेंट के लिए केवल टैक्स अमाउंट ही देने का प्रावधान है। तो वो स्कीम जो है 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव हुआ है। और इसका जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द फॉर्म्स या डिक्लेरेशन है वो है 31 दिसंबर 2024। तो एज पर सेक्शन 89(1) द फॉलोइंग पर्सन आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। जो हम लोग बात करते हैं कि कौन पर्सन है जो कि इस विवाद से विश्वास स्कीम में जा सकता है, एलिजिबल पर्सन कौन है, तो उसके लिए टैक्स पेयर इन हुच केस एनी अपील इज पेंडिंग बिफोर द सीआईटी अपील और आईटीएटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग एनी एसएलपी बिफोर सुप्रीम कोर्ट फाइल्ड either by the एसएससी और by the income tax authority as on the specified date। स्पेसिफाइड डेट का मतलब यहाँ 22 जुलाई 2024 है। उस डेट को यदि किसी भी अपीलेट फॉरम, चाहे वो सीआईटी अपील हो, चाहे आईटीएटी हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो अपील यदि वहां पे पेंडिंग है, तो उस अपील के लिए एसएससी चाहे तो सेटलमेंट स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। सेकंड है कि टैक्स पेयर इन हुज केस एन ऑब्जेक्शन बिफोर द डीआरपी इज पेंडिंग और द डायरेक्शन हैव बीन इशूड बाय द डीआरपी बाय और फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द एओ और एज ऑन द डेट ऑफ स्पेसिफाइड डेट। मतलब यदि डीआरपी में कोई केस है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोला जाता है इसको डीआरपी को, वहां पे कोई केस पेंडिंग है या उसका कोई डायरेक्शन पेंडिंग है या एओ ने उस पर कोई फाइनल ऑर्डर अभी तक नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में उस डीआरपी केसेस को भी एसएससी सेटलमेंट के थ्रू सेटल कर सकता है। फिर एक होता है टैक्स पेयर इन हुज केस द रिवीजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 264 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज पेंडिंग बिफोर द पीसीएटी सीआईटी एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट। तो एक रिवीजन पिटीशन भी होता है जो सेक्शन 264 ऑफ इनकम टैक्स के तहत आता है, जिसमें एसएससी अपने ऑर्डर को रिवाइज करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है सीआईटी के पास में, सीआईटी पीसीआईटी के पास में। तो यदि वो रिवीजन एप्लीकेशन वहां पे पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में उस केस के लिए भी, उस तरह के डिस्प्यूटेड ऑर्डर के लिए भी एसएससी जो है सेटलमेंट में जा सकता है। इसी तरह के केसेस को कवर किया गया है, जो कि पुराने वाले जो विवाद से विश्वास स्कीम था उसमें और भी ज्यादा केसेस कवर थे। वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। फिर where the tax area pertains to the assessment completed in pursuance of action of section 132 if a prosecution has already been initiated before filing of the declaration and if the undisclosed income or assets are located। ये तो है नॉट एलिजिबल। जो टैक्स पेयर जो है एलिजिबल नहीं है जाने के लिए, उसका ये लिस्ट है कि जिनका सर्च का केसेस है अंडर सेक्शन 132, उनका कोई लिटिगेशन या असेसमेंट पेंडिंग रिलेटेड टू सर्च, तो उसके लिए वो विवाद से विश्वास स्कीम में नहीं जा सकते हैं। यदि प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी इनिशिएटेड हो चुका है बिफोर फाइलिंग द डिक्लेरेशन, तो वो भी वो जा नहीं सकते हैं, बेनिफिट नहीं अवेल कर सकते हैं। इफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम और एसेट्स आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो उसके लिए भी वो इस स्कीम में नहीं जा सकते हैं। इफ द असेसमेंट और असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एन एग्रीमेंट विद अनदर कंट्री, तो यहाँ भी वही अदर कंट्री क्रॉस बॉर्डर के जो भी ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड जो भी लिटिगेशन है, उसमें ये विवाद से विश्वास स्कीम में अलाउ नहीं है। where the detention order against the SSC has been made under the कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन। तो वही चीज है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज फेमा फेरा उससे रिलेटेड कोई लिटिगेशन इनकम टैक्स का है या कोई क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट ये असेसमेंट चल रहा है उसमें कुछ सेटलमेंट करना है, तो वो सब आप विवाद से विश्वास स्कीम के थ्रू नहीं जा सकते हैं, उसके लिए उसमें प्रोहिबिशन है। उसके अलावा टैक्स पेयर इज इन्वॉल्व इन केसेस अंडर स्पेसिफिक लॉ सच एज अनलॉफुल एक्टिविटीज, और प्रोसिक्यूशन यदि इनिशिएट हुआ किया जा चुका है किसी अनदर लॉ के अंदर भी, या वेयर द एसएससी इज नोटिफाइड अंडर स्पेशल कोर्ट, तो इस तरह से इस तरह के जो भी एसएससी है वो इन एलिजिबल एसएससी है, दे कैन नॉट अवेल द विवाद से विश्वास स्कीम, द बेनिफिट ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम। अब हम लोग आते हैं कि क्या स्पेसिफाइड डेट क्या है इसमें। व्हाट इज द स्पेसिफाइड डेट फॉर द पर्पस ऑफ वीएस 2024? तो इट इज 22/7/2024 एंड द डिक्लेरेशन अंडर द स्कीम शुड बी सबमिटेड बिफोर एन अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीआईटी। तो इसका जो डिक्लेरेशन फाइल किया जाएगा अंदर विवाद से विश्वास स्कीम, वो फॉर्म 1 में फाइल होता है। उस फॉर्म को फाइल करने का, फाइल सीआईटी के बिलो रैंक के नीचे फाइल नहीं हो सकता है, और वो फॉर्म 1 में फाइल करना है, और दैट इज टू बी फाइल बिफोर ऑन और बिफोर 31 दिसंबर।
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? डिस्प्यूटेड इनकम। तो डिस्प्यूटेड इनकम का मतलब क्या हुआ? तो इनकम रिलेटेड टू डिस्प्यूटेड टैक्स। जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स निकाला गया है उससे रिलेटेड जो इनकम है वही डिस्प्यूटेड इनकम कहलाएगा। एंड डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, तो disputed interest is the interest determined under the Income Tax Act even when the same has not been charged or the interest is charged against which the assessee has filed an appeal। तो यदि इंटरेस्ट एक असेसी ने अपील फाइल किया उसके बाद भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया है, या इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया लेकिन डिटरमाइन कर दिया गया, तो इस तरह की चीज जो है वो डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट कहलाएंगे। उसी तरह से डिस्प्यूटेड पेनल्टी क्या है? तो पेनल्टी डिटरमाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इवन व्हेन द सेम हैज नॉट बीन लेविड। डिटरमाइन कर लिया गया है पेनल्टी ईओ के द्वारा, लेकिन अभी लेविड नहीं किया गया, अंडर लिटिगेशन चल रहा है वो, या फिर लेविड हो गया है और एसएससी ने उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर दिया है। मतलब दोनों में स्थिति में कहीं ना कहीं एक लिटिगेशन पेंडिंग होना चाहिए। यदि पेनल्टी ऑर्डर पास हो चुका है और इसके लिए कोई अपील नहीं किया गया है, तो वो आप उसके लिए विवाद से विश्वास में नहीं जा सकते हैं। पेनल्टी ऑर्डर पास नहीं हुआ, कोई डिटरमाइंड हुआ है अभी, या फिर पेनल्टी ऑर्डर पास हुआ उसके अगेंस्ट में अपील फाइल हो चुका है 22 तारीख के पहले, तब जाकर के उसको डिस्प्यूटेड पेनल्टी माना जाएगा यहाँ पर। उसी तरह से डिस्प्यूटेड फीस है। इट इज डिटरमाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अगेंस्ट विच द एसएससी हैज फाइल्ड एन अपील। मतलब कि फीस जो कि डिटरमाइंड हो चुका है और उसको एसएससी ने अपील में चैलेंज भी कर चुका है, तभी जाकर के वो कवर करेगा, अदरवाइज कवर नहीं करेगा। अब डिस्प्यूटेड टैक्स का मतलब क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं, ताकि डिस्प्यूटेड टैक्स के आधार पर ही ये विवाद से विश्वास स्कीम में डिक्लेरेशन फाइल करना है। डिस्प्यूटेड टैक्स इन रिलेशन टू एन असेसमेंट ईयर और द फाइनेंशियल ईयर एज द केस में बी मीन्स द इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस पेएबल बाय द अपीलेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एज computed here under। In the case where an appeal or writ petition or special leave petition is pending before the appellate forum as on the specified date, the amount of tax that is payable by the appellant if such appeal or writ petition or leave petition was to be decided against him। मतलब ये हुआ कि यदि कोई अपील में कोई केसेस पेंडिंग है, चाहे कहीं पे भी हो, सीआईटी अपील के यहाँ हो, हाई कोर्ट में हो, आईटीएटी में हो, यदि उस अपील में वो केसेस पेंडिंग है और वो ऐसा माना जाए कि वो एसएससी के अगेंस्ट में उसका ऑर्डर होगा, तब उसको क्या पेमेंट करना पड़ेगा? दैट अमाउंट इज द डिस्प्यूटेड टैक्स। उसी तरह से in case where the objection filed by the appellant is pending before the dispute resolution panel under section 144C of the Income Tax Act or on the specified date, the amount of tax payable by the appellant if the dispute resolution panel was to confirm the variation proposed in the draft order। यहाँ भी वही चीज, यदि डीआरपी में कोई केस पेंडिंग है, तो यदि वो डीआरपी का ऑर्डर हमारे अगेंस्ट में आता है, एसएससी के अगेंस्ट में आता है, तो उस समय उसको जो टैक्स देना पड़ेगा उस ऑर्डर अगेंस्ट होने की वजह से, वो अमाउंट विल बी द डिस्प्यूटेड टैक्स। तो इस तरह से हम लोगों को डिस्प्यूटेड टैक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग विवाद से विश्वास स्कीम डिक्लेरेशन फॉर्म। Now, in case where the dispute resolution panel has issued any direction under subsection 5 of the section 144C of the Income Tax Act and the assessing officer has not completed the assessment under subsection 13 of that section on or before the specified date, the amount of tax payable by the appellant as per the assessment order to be passed by the assessing officer in pursuance of the said assessment under subsection 13 thereof। यहाँ भी मीनिंग देयर बाय कि यदि असेसिंग ऑफिसर के पास सभी आया है और उसने भी ऑर्डर पास नहीं किया है एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट, तो ऐसी स्थिति में वो असेसिंग ऑफिसर यदि वो अगेंस्ट ऑर्डर पास करेगा तब जो टैक्स देना पड़ेगा दैट विल बी द डिस्प्यूटेड टैक्स। उसी तरह से यदि 264 में एक रिवीजन का एप्लीकेशन फाइल किया गया है और दैट इज पेंडिंग बिफोर द सीआईटी अपील, तो यदि वो एसएससी के अगेंस्ट में वो रिवीजन एप्लीकेशन जाता है, तब ऐसी स्थिति में जो टैक्स एसएससी को पे करना पड़ेगा, दैट टैक्स विल बी द डिस्प्यूटेड टैक्स इन दिस हियर फॉर द पर्पस ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम। अब यदि विवाद से विश्वास स्कीम में जाते हैं तो उसमें टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ेगा उसका भी कैलकुलेशन दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर द स्कीम इफ अपील रिलेट्स टू द असेसमेंट। यदि अपील जो है 31/1/2020 के बाद किया गया, जिसको कि न्यू अपीलेंट केस कहा जाएगा, जो ऐसे एसएससी है जिनका कि केस 31/1/2020 के बाद डिस्प्यूट्स में आया है, अपील फाइल किया गया है, तो यदि वो 31 दिसंबर 2024 तक अपना टैक्स जमा कराते हैं तो ओनली डिस्प्यूटेड टैक्स जमा कराने से उनका काम हो जाएगा। और यदि वो 1/1/2025 से, जो कि बिफोर द लास्ट डेट जो कि 31 मार्च होगा, यदि उसके बीच में टैक्स जमा कराते हैं तो 10% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स का कैलकुलेशन डिस्प्यूटेड टैक्स का इसी तरह से होगा। और उसका जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड जो पेनल्टी है वो सब सब माफ हो जाएगा, उसमें वो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ओनली यदि जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक तो डिस्प्यूटेड टैक्स का कंपोनेंट होता है, दूसरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है, और पेनल्टी जो है चार्ज नहीं होता है, जनरली वो पेनल्टी इनिशिएट होता है।
यदि वो इनिशिएट हुआ हुआ है तो ऐसे ही उस पर कुछ लगना नहीं है, और इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ है वो वेव ऑफ हो जाएगा। ओनली द टैक्स का अमाउंट है वही यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी असेसमेंट ऑर्डर है उसमें जो उसका टैक्स कंपुटेशन आप लोगों को मिलता है, एंड असेसमेंट ऑर्डर के साथ उस टैक्स कंपुटेशन में डिटेल कंपुटेशन होता है कि कितना एडिशनल इनकम ऐड किया गया है, उसका टैक्स कितना अलग से बन रहा है, उस पर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, वो पूरा कैलकुलेशन मिलता है साथ में। वहां से कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट हम लोगों को डिस्प्यूटेड टैक्स के रूप में यदि स्कीम में जाते हैं तो देना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर द स्कीम इन केस ऑफ इफ द अपील रिलेट्स टू द इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस। यदि आपका इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया है अलग से, इंटरेस्ट का ऑर्डर अलग से पास हो चुका है, या अपील जो इनिशिएट हुआ था जो पेनल्टी, वो पेनल्टी का भी ऑर्डर यदि ईओ ने पास कर दिया और उसके अगेंस्ट में अपील हम लोग गए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उस इंटरेस्ट और पेनल्टी का 25% देना पड़ेगा 31 दिसंबर 2024 तक न्यू एप्लीकेंट के केस में, और 30% देना पड़ेगा आफ्टर 31/12/2024, मतलब 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 के बीच में यदि जमा करते हैं तो 30% देना पड़ेगा। ये टोटल पेनल्टी इंटरेस्ट यदि उस पर लग चुका और उसके अगेंस्ट अपील फाइल हो चुका है तो ऑन एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट, तो ये उसकी लिमिट है। एक बार इससे पहले वाला स्लाइड, हम्म। इफ अपील वाज फाइल्ड आफ्टर 31 जनवरी 2020 तो सिर्फ 100% टैक्स देना है, इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ। हाँ, और ये नए वाले स्लाइड में इफ मतलब अपील इसमें वाज फाइल्ड, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ऐसे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की बात हो रही है जिसका ऑर्डर पास हो चुका है और अलग से, और और उस उसके अगेंस्ट में लेकिन हम लोग टैक्स अपील गए हुए हैं। लेकिन टैक्स जमा हो चुका है इस केस में। नहीं, इंटरेस्ट का अलग से होता है ना, 220 में इंटरेस्ट का अलग से अच्छा ऑर्डर अच्छा पास अच्छा होता अच्छा, है। मतलब ये जो 143 144 इससे पहले वाला 143 144 है। 143(3) में या 148 में जो ऑर्डर पास हुआ होगा, उस हाँ, ऑर्डर में जो इंटरेस्ट लगा होगा वो वेव हो जाएगा। इससे पहले वाले स्लाइड में। हाँ हाँ। और इस और स्लाइड में पेनल्टी तो सिर्फ इनिशिएट होता है वहां पे ना, पेनल्टी लगता नहीं है उस ऑर्डर में। ठीक है, और इस वाले स्लाइड में सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी का ऑर्डर पास हुआ है, टैक्स नहीं हुआ है। हाँ, ओनली इंटरेस्ट का ऑर्डर पास हुआ है, ओनली उसमें टैक्स। इंटरेस्ट, हाँ हाँ सिर्फ तो, इंटरेस्ट का। हाँ, तो ये क्यों लिखा हुआ विद डिस्प्यूटेड टैक्स क्यों लिखा हुआ है? वेयर द टैक्स इन एरियर इज द एग्रीगेट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। हाँ, तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड टैक्स मतलब वो इंटरेस्ट हो गया, अच्छा वो ठीक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो है, गया। मतलब डिस्प्यूटेड टैक्स नहीं होना चाहिए ना यहाँ हाँ, पे, डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट ही होगा। डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट हो, ठीक है। हाँ, ओल्ड अपीलेंट केस मीन्स जिनका लिटिगेशन 31/1/2020 से पुराना है, जो उसके पहले से अपना अपील फाइल कर चुके हैं और अभी भी लिटिगेशन में ही है, पेंडिंग है, और वो पुराना विवाद से विश्वास स्कीम में ऑप्ट नहीं किए थे, उस तरह के केसेस हैं। तो उनके लिए लिमिट किया दिया गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक डिस्प्यूटेड टैक्स का 110% देना है, मतलब 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उनको, उस तरह के ओल्ड अपीलेंट केस को। और यदि वो बाद में देते हैं 31 दिसंबर 2024 के, तो उनको 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टैक्स का, ओल्ड अपीलेंट के लिए। उसी तरह से इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के लिए भी उनको 30% एंड 35% का लिमिट दिया गया है, कि 31 दिसंबर तक उनको 30% देना है, जो कि न्यू अपीलेंट में 25% था, और जो न्यू अपीलेंट में 30 था वो 35 कर दिया गया, 5-5% बढ़ा दिया गया उनके लिए, जो ओल्ड अपीलेंट केस है। यहाँ ठीक है स्लाइड। हाँ, यहाँ पे इंटरेस्ट ही है। अब आता है, हाउ मच अमाउंट विल बी पेबल इफ द एसएससी हैज वन द अपील इन द प्रीवियस ईयर ऑन द सेम इशू बिफोर एनी अथॉरिटी। यदि ओके, एसएससी जो है इस तरह के अपील जो सेम इशू पे है, तो उसको पहले कभी जीत चुका है पहले केसेस में, तो ऐसे स्थिति में कितना टैक्स देना पड़ेगा? द अमाउंट पेबल विल बी रिड्यूस टू 50% इन द फॉलोइंग सिनारियोज: द अपील वॉज फाइल्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज, एंड द अपील वॉज फाइल्ड बिफोर एनी अथॉरिटी, एंड an order in favor of the taxpayer was received and a higher authority has not reversed such an order, and where the dispute is related to the reduction of MAT, AMT और carry forward of losses और depreciation loss, ये दूसरे रिलेटेड है, तो उसमें इस तरह के 3 तरह के केसेस हैं जिसमें कि आपको टोटल टैक्स का 50% ही देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट अपील में गया हुआ है, एसएससी नहीं, डिपार्टमेंट की तरफ से अपील फाइल है, तो वहाँ 50% देना पड़ेगा यदि अब सेटलमेंट में जाते हैं, विवाद से विश्वास स्कीम में जाते हैं तो। और यदि उसके फेवर में पहले ऑर्डर उस अपील का पास हो चुका और आगे फिर रिवर्स नहीं हुआ है, आगे ऊंचे फॉरम में वो डिपार्टमेंट उसको लेके गया हुआ और वो रिवर्स नहीं हुआ है ऑर्डर, तो ऐसी स्थिति में भी 50% ऑफ द टैक्स ही डिस्प्यूटेड टैक्स का ही देना पड़ेगा, विवाद से अरे ये विश्वास। तो इंटरेस्टिंग है ना, मल्टीपल अपील फाइल हो रहा है एक ही इशू के लिए, 17 18 18 19 19 20, हाँ एक ही इशू के लिए मल्टीपल अपील फाइल हुआ। और हाँ, हाई कोर्ट ने फेवर में दे दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंट चला गया, तो चला अपील, गया और अभी रिवर्स नहीं हुआ वो ऑर्डर।
और वो ऑर्डर रिवर्स नहीं हुआ तो भी कह रहा है कि सेम इशू पे 50% 50%। देना है। सेम इशू पे 50% देना है। कमाल है। ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बेचारा टैक्स पेयर डर के मारे टैक्स दे देगा, क्योंकि एक हायर अथॉरिटी से वो ऑलरेडी जीत चुका है, हाँ। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट उसको डिस्प्यूट कर रहा है किसी और ग्राउंड पे। हाँ, तो 50% मांग ही ले रहा है फिर भी उससे। हाँ, फिर 50% उससे मांगा जा रहा है। हाँ। चलिए ठीक है। What will be the benefit saving due if one opts for the scheme? अब स्कीम को ऑप्ट करने का बेनिफिट क्या क्या है? कि उसमें कोई कोई लीगल प्रोसीडिंग्स उसके बाद उस पर नहीं चलाया जाएगा, उस पर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। यदि उसने एक्स्ट्रा टैक्स जमा किया हुआ है तो उसका रिफंड भी मिलेगा विवाद से विश्वास में। मान लीजिए कि आपका डिमांड 1 लाख का था, उसमें इंटरेस्ट 50,000 चार्ज हुआ हुआ था, 1.5 लाख का टोटल टैक्स एरियर था, और उसमें से 1,25,000 रुपया ऑलरेडी उसका डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट से एडजस्ट हो चुका है। अब हम्म। भी वो विवाद से विश्वास में जाता है तो उसको तो 1 ही लाख देना था। हम्म। डिस्प्यूटेड टैक्स तो 1 लाख ही है। तो ऐसी स्थिति में वो 25,000 रुपये जो एक्स्ट्रा कट गया है उसका, वो उसको रिफंड मिल जाएगा यहाँ पे। और एंड इंटरेस्ट प्लस, और इंटरेस्ट और पेनल्टी भी रिफंड अमाउंट से एडजस्ट हो गया तो वो रिफंड मिलेगा। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी तो यदि एडजस्ट हो गया है और जितना देना चाहिए 25% ही लगना चाहिए उसको, तो हम्म। रिफंड मिलेगा वो। वो रिफंड, और टैक्स रिफंड नहीं होगा। टैक्स भी यदि डिस्प्यूटेड टैक्स है, वो रिफंड नहीं होगा। वो रिफंड हो जाएगा। हाँ, डिस्प्यूटेड टैक्स नहीं मिलेगा, रिफंड होगा। एक्सेस पेमेंट तो में। जितना देना है डिस्प्यूटेड टैक्स उससे ज्यादा यदि कट गया है तो वही रिफंड होगा, एक्सीस से यदि कट गया है तो। अच्छा, एसएससी में ऑल्सो भी एंटाइटल टू रिसीव रिफंड ऑफ एक्सेस अमाउंट। ओके ओके। बट कोई इंटरेस्ट उस पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये मैटर जो है कि बीएस में यदि कवर हो गया तो फिर से रीओपन नहीं हो सकता आगे कभी। ये भी एक तो बेनिफिट दिया गया है इसमें। हाँ, लेकिन डिपार्टमेंट मानता थोड़ी है, कर देता है। हाँ, फिर उसको इस बेसिस पे जा करके इसको ड्रॉप कराना पड़ता है। हाँ। अब स्टेप्स क्या क्या है इस स्कीम में? तो वन में रिव्यू एनी टैक्स एरिया और डिस्प्यूट विच वी विश टू रिजॉल्व अंडर द वीएसवीएस स्कीम। पहले आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि आपका टैक्स एरिया है, डिस्प्यूटेड टैक्स क्या है। ऑर्डर निकालना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा उस ऑर्डर को। उसमें उसका कंपुटेशन देखना होगा कि उस कंपुटेशन में क्या क्या डिस्प्यूटेड टैक्स है, क्या कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। इस तरह से एक तो टेबल बना लेना होगा। वो टेबल बनाने के बाद उसके बेसिस पे फॉर्म 1 जो है डिक्लेरेशन के लिए फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए सभी नेसेसरी डिटेल्स फॉर्म 1 में इंक्लूडेड है और बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उससे जब जाइएगा भरने के लिए तो उसमें एक एक स्टेप जब आप जाइएगा, ऑर्डर का कॉपी सामने रहेगा और टेबुलेट किया हुआ रहेगा आपका पूरा कैलकुलेशन, तो आप उसको आराम से भर पाइएगा उसको। वन बाय वन उसको आप फिलअप हो जाएगा। ये फॉर्म 1 क्या इलेक्ट्रॉनिक जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक है, टोटल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक है, 1 2 3 4। और फॉर्म 1 ये। को हमें इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है। फिर विथिन 15 डेज जो है सीआईटी के यहाँ से उसका फॉर्म 2 वो एक्सेप्ट करेंगे और फॉर्म 2 दे देंगे। ओके। फॉर्म 2 में टैक्स जो हमने डिमांड डिटरमाइन किया उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ इतने ही टैक्स देने से आपका काम हो जाएगा। तो फॉर्म 2 के बेसिस पे फिर चालान जमा करके फॉर्म 3 में उसका इंटीमेशन ऑनलाइन ही देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। जब फॉर्म 3 फाइल हो जाएगा तो उसके बाद फिर और वहां से उसको वेरीफाई करा के फॉर्म 4 ऑटो ऑनलाइन ही इशू करेगा डिपार्टमेंट। तो ओके। फॉर्म 4 जो होगा दैट विल द फाइनल ऑर्डर ऑफ द वीएसवीएस। ओके। स्टेप 3 होगी आफ्टर सबमिशन वन विल रिसीव एन इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट। जो डिक्लेरेशन मिल जाएगा उसको एक तो। और यदि कोई अपील आपका पेंडिंग है सीआईटी अपील में या आईटीआईटी में तो माना जाएगा कि वो विड्रॉ हो गया। जैसे ही आपका फॉर्म 2 इशू हो जाएगा, आपने फॉर्म 1 भर दिया, फॉर्म 2 यदि आपको इशू हो गया तो आपका जो भी अपील सीआईटी अपील और आईटीआईटी तक में जो फाइल किया हुआ वो ऑटोमेटिकली विड्रॉल माना जाएगा, ऑटोमेटिकली विड्रॉल हो जाएगा। लेकिन जो हाई कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में है, यदि कोई केस फाइल किया हुआ अपील, तो वो उसके लिए उस विड्रॉल का अलग से एप्लीकेशन डालना पड़ेगा और उसका विड्रॉल का प्रूफ साथ में देना पड़ेगा, तभी फॉर्म 4 इशू होगा। अदरवाइज फॉर्म 4 इशू नहीं होगा उसको। ओके। फिर इस आफ्टर दैट प्रोसेसिंग ऑफ द डिक्लेरेशन द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विल इशू सर्टिफिकेट इन फॉर्म 2। उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आफ्टर फॉर्म 2 पेमेंट करना पड़ेगा उसका। और फिर फॉर्म 3 में उसका इंटीमेशन देना पड़ेगा। फॉर्म 4 फिर डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा। Alongside the declaration, one will need to submit an undertaking of waiving his or rights to seek any remedy related to tax area। मतलब उसको फिर एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि हम इसके लिए अलग से फिर कोई रेमेडी के लिए कहीं हायर अथॉरिटी में जाएंगे नहीं। पर बीएसवीएस में चले गए हैं तो फिर हम उस इशू को लेकर, उस मैटर को लेकर के हायर अथॉरिटी में नहीं जाएंगे। Then the assessee must comply or submit the information in the prescribed form and manner. So once the declaration is submitted and pending appeal before the CIT appeal and ITIT will be deemed to have been withdrawn from the date of the issue of certificate under section 92(1)। तो वही है, जैसे कि फॉर्म 2 इशू हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि
आपका जो भी अपील, सीआईटी अपील या आईटीएटी तक में, वो विथड्रॉन हो चुका है। वंस द डिक्लेरेशन इज सबमिटेड, एनी पेंडिंग अपील बिफोर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी विथड्रॉन। वो तो विथड्रॉन करना पड़ेगा मैन्युअली एप्लीकेशन दे करके, उसका प्रूफ जो है साथ में जमा कराना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। ये भी ऑनलाइन ही जमा होगा, पेमेंट के साथ, फॉर्म 3 के साथ जमा होगा वो। हम्म। In addition, SEC must provide an undertaking that for not pursuing any further legal action with reference to disputed tax। वही बात है ये। जो फॉर्म है, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, वो चारों फॉर्म एक डिक्लेरेशन हो गया, एक सर्टिफिकेट फ्रॉम डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, फॉर्म 3 इंटीमेशन ऑफ पेमेंट, फॉर्म 4 इज ऑफ ऑर्डर ऑफ फाइनल एंड फुल सेटलमेंट ऑफ द टैक्स। द फॉर्म 1 मस्ट बी फाइल सेपरेटली। फॉर्म 1 जो फाइल करना है, मान लीजिए एक से ज्यादा डिस्प्यूट्स है, तब हम्म। कैसे करना है? तो ऐसी स्थिति में यदि डिस्प्यूट्स एक से ज्यादा है, तो एवरी डिस्प्यूट्स के लिए फॉर्म 1 फाइल, अलग अलग फॉर्म 1 फाइल करना पड़ेगा। और यदि डिस्प्यूट्स आपका डिपार्टमेंट की तरफ से भी है और आपकी तरफ से भी, दोनों तरफ से है, तो वो दोनों हम्म। के लिए एक सिंगल फॉर्म 1 फाइल किया जा सकता है एक इशू के ऊपर में। हम्म। परंतु अलग अलग डिस्प्यूट के लिए अलग अलग फॉर्म 1 फाइल होगा। तो नेक्स्ट है कि इज देयर एनी टाइम लिमिट टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ सर्टिफिकेट? यस, देयर इज अ टाइम limit for the designated authority. Once you will file the form 1, the designated authority will issue the form 2 within 15 days from the date of filing the form 1. And on receiving the form 2, then by 31st December, the SSC will have to pay the disputed tax as mentioned in form 2, as confirmed in the form 2. When the disputed मतलब tax, एक मिनट, मैं पहले फॉर्म 1 फाइल करूंगा उसके बाद पेमेंट करूंगा, या पहले पेमेंट करूंगा उसके बाद फॉर्म 1 फाइल करूंगा? नहीं, पहले फॉर्म 1 फाइल होगा, देन दे विल इशू द फॉर्म 2, और फॉर्म 2 इशू होने के बाद 15 दिन के अंदर टैक्स जमा करना है, बिकॉज द फॉर्म 2 से कंफर्म होगा आपका कि आपका डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो गया है। तो तो फॉर्म आपका, वन, मान लो फॉर्म 1 में 31 दिसंबर को फाइल करता हूँ फॉर्म, फिर मुझे, तो मुझे जनवरी में पेमेंट करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा 10% जमा करना होगा? यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हाँ। क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। वहाँ दो बातें लिखी हुई है, दो तरह की बातें लिखी हुई है। हाँ। एक है कि आपको 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द फॉर्म 1। फिर अच्छा। लिखता है कि फॉर्म 1 फाइल करने के बाद 15 दिन के अंदर फॉर्म 2 इशू होगा। फिर ओके। लिखता है कि फॉर्म 2 इशू होने के बाद 15 दिन के अंदर आपको उसका टैक्स जमा करा देना है। तो एक इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि यदि फॉर्म 1 31 दिसंबर तक फाइल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में 10% एक्स्ट्रा टैक्स जमा नहीं करने की नहीं रिक्वायरमेंट करना चाहिए। चाहिए। लेकिन कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि यदि हम्म। टैक्स, मतलब फॉर्म 1 में लिखा हुआ है कि हम्म। यदि टैक्स 31 दिसंबर के पहले जमा होगा तब इतना करना है, 31 दिसंबर के बाद जमा होगा तो इतना करना है। तो ओके। अब वहां पे कंफ्यूजन है, फॉर्म 2 आएगा तभी समझ में आएगा। अच्छा, आया नहीं है फॉर्म अभी तक? फॉर्म 1 आ चुका है, फॉर्म वन वन आ फाइल चुका, है। 2 नहीं आया है? फॉर्म 2 तो जो फॉर्म 1 भरेंगे तब फॉर्म 2 आएगा उनका। ओके। ओके। फॉर्म 2 यदि किसी का रिसीव होगा तब समझ में आएगा, अभी तक किसी का फॉर्म 2 रिसीव हुआ नहीं है। जितना ओके। ही फॉर्म 1 हम लोगों ने फाइल किया है, किसी हम्म। का फॉर्म 2 नहीं आया, 15 दिन से ऊपर हो चुका है। 15 दिन से ऊपर भी हो गया है? ऊपर भी हो गया फाइल किए हुए। तो ये सब इशू चलता है, फिर गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड भी करता है। ये भी डेट्स जो है, मुझे लगता है कुछ तो एक्सटेंड करेगा 31 के बाद में, जैसे लास्ट टाइम भी एक्सटेंड हुआ था बार बार बीच बीच में। किसी ने फॉर्म 1 फाइल किया है क्या आप लोग में से किसी ने? ठीक है, चल। Precautions while opting for the scheme. One should take care of the fact that the declaration will be considered invalid if any information provided by the SSC is found to be false, or if the taxpayer violates any of the condition, and in such case, the consequences under the Income Tax Act against the SSC shall be deemed to have been reviewed. तो वो तो प्रिकॉशंस लेना ही है कि भाई डिक्लेरेशन में कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, कोई भी है, कोई प्रोविजन का वायोलेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट द फॉर्म। उसमें जो एक्शन है, फिर एक्शन भी ले सकती है गवर्नमेंट उसमें। हाँ, इसमें गलत क्या जाएगा वो, क्योंकि ऑर्डर के अगेंस्ट ही जब हम लोग जा रहे हैं, वॉलंटरी डिस्क्लोजर तो है नहीं। हाँ, मान लो नहीं, ऑर्डर में इंडियन अगर, ऑर्डर का कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दें, कोई टैक्स का इन्फॉर्मेशन गलत दे दें उसमें हम लोग, तो वो लोग वेरीफाई तो करेंगे 15 दिन में। वेरीफाई करेंगे, मतलब वो जस्ट एक प्रिकॉशंस है। क्लरिकल मिस्टेक तो हो ही सकता है। क्लरिकल मिस्टेक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वायलेशन ऑफ एक्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका अपील जो है, आप एलिजिबल नहीं है और आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं अपने आप को एलिजिबल दिखाते हुए अच्छा। डिक्लेरेशन में, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक बात है। अब जो कंपैरिजन की हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, VS 2020 एंड VS 2024। तो 2020 में ना सर्च केसेस सब टू ₹5 करोड़ तक को भी कवर किया गया था। ऐसे अच्छा। सर्च केसेस जिनका 5 करोड़ तक का ये टैक्स डिस्प्यूट है, डिमांड है, तो वो उस समय जा सकते थे VS में, परंतु इस बार सर्च केसेस को उन्होंने एंटरटेन ही नहीं किया है। कोई भी सर्च केस के लिए VS नहीं हो सकता है। हम्म। दूसरा है कि डज नॉट कवर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मेडिटेशन केसेस, जो कि पहले कवर हो रहा था, आर्बिट्रेशन वाले, कंसिलिएशन वाले केसेस।
cases where an assessment or appellate order has been issued, but the appeal deadline does not extend beyond the July 22, 2024। पहले क्या था कि यदि मान लीजिए आपने आपका कोई ऑर्डर 22 जुलाई जैसे अपॉइंटेड डेट है, उसके पहले कोई ऑर्डर हो गया है, परंतु उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करने का डेट अभी 22 जुलाई को पार नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पुराने वाले वीएसवीएस में उस केसेस को कवर किया गया था। यदि आपका 22 जुलाई के पहले ऑर्डर हो गया है और लेकिन उसका अपील फाइल करने का जो 60 डेज का या 30 डेज का जो टाइम होता है वो 22 जुलाई को पार नहीं हुआ है, वो 22 जुलाई के बाद फॉल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस तरह के केसेस को पुराने वाले वीएसवीएस में अलाउ कर दिया गया था। लेकिन इस बार के वीएसवीएस में कहा गया है कि उस तरह के केसेस अलाउ नहीं होंगे। यदि 22 जुलाई को कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, कहीं पे भी कोई अपीलेट नहीं फाइल किया हुआ है, तो वो अलाउ नहीं होगा। तो लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है। उस दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि एक सर्कुलर निकाल के इस तरह के केसेस को कवर करें। लेकिन वो 15 दिन में उनको सर्कुलर निकालना था, 9 दिसंबर का ऑर्डर था, लेकिन अभी तक वो सर्कुलर गवर्नमेंट ने निकाला नहीं है। जब तक वो सर्कुलर नहीं निकाला तब तक यही मानना पड़ेगा कि इस तरह के केसेस कवर नहीं होंगे अभी VSVS 2024 में। थैंक यू ऑल ऑल दिस फ्रॉम माय साइड ऑन द VSVS 2024। इसमें एक्चुअली में थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंटरेक्शन वाली चीजें हैं। यदि आपको कोई इश्यूज है, कुछ क्वेरी है, आप फॉर्म भर रहे हैं, उसमें कहीं आपको कुछ इशू आ रहा है या आपको कोई पॉइंट समझना है, तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये मोर एंड मोर इंटरेक्शन की चीज है, न कि उसको हम लोग पढ़ें इस तरह से। पढ़ने के लिए तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि हाँ एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लें इनको, परंतु हम लोग डिस्कस करेंगे तब बहुत सी बातें निकल के इसमें आ सकती है जिसका कि सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। मुझे भी समझ में आ गया एक एक चीज, और मुझे याद भी हो गया। ओल्ड अपेलेंट, न्यू अपेलेंट, और न्यू अपेलेंट है तो 100% टैक्स, ओल्ड अपेलेंट है तो 110% टैक्स, 31 दिसंबर के बाद पेमेंट कर रहा है तो 10% और 20%। फिर हम्म, अगर सिर्फ टू इंटरेस्ट और पेनल्टी है तो 25% दीजिए। हम्म, और पेंडिंग होना चाहिए 22 जुलाई 2024, हाँ, पेंडिंग होना चाहिए बस, मतलब। नहीं लेकिन होना चाहिए बस। हाँ, शोकॉज नोटिस के स्टेज पे नहीं होना चाहिए। द अपील शुड हैव बीन फाइल्ड, अगर नहीं है तो आपको ये स्कीम में। अब एक सवाल आप लोगों से मेरा है इसमें। हाँ। मान लीजिए 22 जुलाई को अपील पेंडिंग था, ठीक है, और ये 1 अक्टूबर से इसका डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया है। मान लीजिए अक्टूबर 15 को उसका ऑर्डर पास हो गया अपीलेट फॉर्म से, तो ऐसी स्थिति में उसने अभी तक फॉर्म 1 फाइल किया नहीं है। फॉर्म 1 फाइल करने का तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो अभी तो हाँ, उसने फॉर्म 1 भरा ही नहीं है, डिक्लेरेशन भरा ही नहीं है। 22 जुलाई को जरूर डिस्प्यूटेड था, अपील में पेंडिंग था, लेकिन 15 अक्टूबर को अपीलेट ने उसका ऑर्डर पास कर दिया। तो उस स्थिति में वो VSVS में जा सकता है कि नहीं जा सकता? कहने का मतलब पेंडिंग नहीं है लेकिन ऑर्डर पास हो गया है। 22 जुलाई को पेंडिंग था, 22 जुलाई को पेंडिंग था, लेकिन 22 जुलाई आज के, के दिन में पेंडिंग नहीं है, जब डिक्लेरेशन फाइल करने के पहले पेंडिंग नहीं है। और लेकिन कंडीशन ये है कि जब मैं डिक्लेरेशन फाइल कर रहा हूँ तब पेंडिंग होना चाहिए। तब भी पेंडिंग होना चाहिए, यदि तभी 22 जुलाई को पेंडिंग होनी पेंडिंग चाहिए, होना चाहिए और उस दिन भी पेंडिंग होना चाहिए। और जिस दिन मैं फॉर्म फाइल कर रहा हूँ उस दिन भी पेंडिंग होना चाहिए। पेंडिंग होना चाहिए। ये तो बहुत गलत है टैक्स पेयर के लिए। क्योंकि जब आप एक स्कीम ऐसा लेके आ रहे हैं जहां पर आपको एक रिलैक्सेशन देना है, और हाँ, 22 जुलाई को पेंडिंग है तो है, तो और मैं फिर ट्रिब्यूनल में नहीं जाके उसको पेंडिंग करवा सकता हूँ। वही FAQ में दिया हुआ है कि यदि 22 जुलाई को पेंडिंग है और हाँ, उसके बाद ऑर्डर हो गया, तो उसके बाद यदि उसको फिर आप अपील फाइल कर देते हैं, फर्दर अपील, तो फिर वो पेंडिंग माना जाएगा, तो उसके बाद फिर आप डिक्लेरेशन फाइल करिए। लेकिन ये तो अच्छा। ये गलत है कि उसको फिर बाद में दोबारा फिर फाइलिंग का खर्चा लगेगा। हाँ, फाइलिंग का खर्चा लगेगा, और अगर मैं पेंडिंग ऑर्डर पास कर दिया, मैं चला जाता हूँ, तो वह जाने का मत, और मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैं आगे वाले डिस्प्यूट में नहीं जाऊंगा, तो आप मुझे इस स्कीम से रोक क्यों रहे हैं? इस तरह के कुछ कुछ चीजें पॉइंट है जो कि जिसपे क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, जो 22 के पहले ऑर्डर हो गया लेकिन उसका अपील फाइल करने का टाइम लिमिट elapsed नहीं हुआ है 22 जुलाई को, हाँ, केसेस को हाँ, भी कवर करना चाहिए, जो कि वो लोग इस करेक्ट, बार नहीं कर रहे हैं, लास्ट टाइम कवर कर रहे थे उसे। करना चाहिए। हाँ, जब रिलैक्सेशन दे ही रहे हैं तो ठीक से दें। और हाँ, 100 लोगों में से 90 लोगों को आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं, बाकी 10 को एक्सेप्शन में क्यों डाल रहे हैं? वो डाल गए हैं। सभी को मिलना चाहिए सभी रिलैक्सेशन। को मिलना। एनी अदर क्वेरी प्लीज? Sir, शेयरिंग हटा लो। VVS car हाँ, only interest penalty will be waived है ना, tax will be have to explain, tax amount will be reduced है ना, इस विवाद का विश्वास है स्कीम से। या ओनली डिस्प्यूटेड टैक्स, यदि आपका ऑर्डर पास हुआ है, ऑर्डर इज पास अंडर सेक्शन 143(3) और 148, इन दैट ऑर्डर देयर इज
disputed tax as well as interest is also calculated in that demand order. Directly our department officer actually ITO will be, I mean 8% total turnover say 8% will be calculated in tax. I mean 2 crores turnover है ना, 2 crore turnover को 8% tax amount will be calculated, interest penalty will be levied, after final order will be passed है ना ITO. You are talking about section 4480. ऐसा 4480 ना? हाँ, best If the judgment से turnover best. is 2 crores, हाँ so they will disputed profit will be 8% as per the assessing officer. yes sir, We calculate the profit at the rate of 8% on the 2 crores, yes and sir, that profit they will calculate the tax, yes sir, and also they will charge the interest. हाँ Also, they will initiate the penalty. yes These sir, three things will happen. हाँ They will calculate the disputed tax. They हाँ will charge the interest, and they will हाँ initiate the penalty हाँ under the various section that जो कि applicable होगा. So if you will go for VS in this case, हाँ then the disputed tax will only have to be paid, हाँ, interest will be waived, and penalty only initiated है, so there is no meaning of that penalty. okay okay. Okay, so disputed tax will only have to be paid if any amount is adjusted with the disputed tax, हाँ that will also be reduced in form 1 में उसको mention करना पड़ेगा. okay, And if the amount is adjusted more than what disputed tax, suppose disputed tax is 1 lakh of rupees, yes sir, base charge on that disputed tax is 50,000 rupees. yes So sir, total tax demand is tax area is 1,50,000 rupees. okay okay. And out of that 1,50,000 rupees, हाँ from your further years of refund, हम्म 1,25,000 is adjusted. हाँ 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 So now you are filing the declaration in Form 1, हाँ, then you will have to mention that out my tax area is 1.50 lakhs, okay the disputed tax is only 1 lakhs, okay and my tax adjustment against this disputed tax is 1.25 lakhs. okay. So the Form 1 itself will calculate the refund of rupees 25,000 in that form, हाँ and हाँ हाँ, be filed, and the department will check it in Form 2 and issue a refund to you of rupees 25,000. okay okay fine sir, thank you. Okay, refund is automatic then. Yeah, refund is also automatic. अरे वाह. Any other query? सर लास्ट डेट क्या है इसकी? 31st Last date को is 31st December for filing the declaration. डिक्लेरेशन उसके बाद फाइल नहीं होगी जो? उसके बाद फाइल नहीं होगी डिक्लेरेशन. नहीं. टैक्स उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब जमा करना है. बाद में जमा करना है तो उसी में आपको 110% लिख देना पड़ेगा, हम जमा करेंगे. ओके ओके ओके. फॉर्म 1 को 31 दिसंबर तक ही फाइल करना है. फाइल करना है, उसके बाद नहीं. अभी तक डेट एक्सटेंड नहीं किया है. ओह, तो कितना कितना फॉर्म फाइल हुआ होगा? अभी तो बहुतों को समझना ही. फॉर्म्स है, इसलिए तो गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी. ये सब स्कीम को गवर्नमेंट हमेशा एक्सटेंड करती है. ओके ओके. फॉर्म्स को देखते हुए कितना नंबर्स ऑफ रिस्पॉन्स मिला है हाँ हाँ हाँ. देखते हुए फिर फर्दर 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर देगी. तो अभी तो फॉर्म ही आया होगा अक्टूबर में ना. हाँ, 1 अक्टूबर से फॉर्म आया है इसका. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने डिले से फॉर्म आया है. 3 महीना और समय मिलना चाहिए. करेक्ट. एनी अदर क्वेरी? सर बक्सेटी बोल रहा हूँ. हाँ बख्शेटी. सर आवाज आ रही है? संजय जी वो शेयरिंग हटा दिए ना, शेयरिंग हटा दिए. हेयरिंग हटा दें, एक मिनट से हटेगा ये. सर आवाज आ रही है? बक्सेटी बोल रहा हूँ. हाँ हाँ बख्शेटी जी. हाँ हाँ इसमें इनकम का स्टॉप कोई शेयरिंग क्राइटेरिया है होगा. क्या? एक मतलब मिनट एडिशन? बख्शेटी जी, एक मिनट. स्टॉप शेयरिंग होगा अच्छा. ऊपर में या कहीं किनारे में स्टॉप शेयरिंग होगा. अरे रुक जाओ, छोड़ दो, मैं कर लेता हूँ. ऑफ वीडियो है. ठीक है हाँ. मैंने कर लिया. ठीक है. हाँ बख्शेटी जी बोलिए. हाँ सर एडिशन ऑफ इनकम. यस. आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है. बोलिए बोलिए बक्सती जी. एडिशन ऑफ इनकम अगर 54 लाख हुआ है, हाँ हाँ. 64,33,000, ओके. तो जा सकता हूँ क्या मैं इसमें स्कीम में? हाँ, इनकम का कोई लिमिट नहीं है इसमें. इसमें नहीं है क्या? कोई लिमिट नहीं दिया है. जितना भी ओके बड़ा तो आपका इनकम हो या टैक्स कितना ही बड़ा हो, आप जा सकते हैं. केवल ओके. सर्च नहीं उसको पहले मैं सर्च सुना बेसिस नहीं 50 जाएगा लाख के इसमें. ऊपर हाँ, रहेगा तो नहीं जा सकते. क्या चीज? 50 लाख के ऊपर रहेगा तो नहीं जा सकते, ऐसा कुछ था पहले? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं है. इस विवाद से उस स्कीम में कोई लिमिट नहीं है. ओके 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 ओके. क्योंकि उसमें 50 लाख और 10 लाख टैक्स का कुछ ये था इशू. नहीं नहीं नहीं, ऐसा पहले वाले में भी नहीं था. ओके 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 ठीक है. एनी अदर क्वेरी? चलिए फिर कंक्लूड करें. ओके. ओके देन, थैंक यू संजय गोयल जी. इट वाज वेरी. हाँ सर एकदम लेक्चर अच्छा था सर. हाँ कहिए बख्शेटी जी, आप बोलिए. हाँ, कैसा रहा जी जी हाँ प्रेजेंटेशन? एकदम लेक्चर अच्छा था. सबको समझ में आया सर. बहुत क्योंकि हमने पढ़ा लेकिन इतना समझ नहीं पाए. सर ने जो समझाया बहुत बढ़िया समझा सर. ठीक है. थैंक यू सो मच. जी चलिए, किसी को और कुछ कहना हो? एनीवन?
So thank you again, Sanjay Goyal ji. It was a very nice superlative presentation. We could understand line by line, point to point, and I hope that everyone can now file this Vivad scheme easily, and everyone has your phone number. They can call you also, I think. Okay, thank you so much. Bye bye. बाय बाय।